नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए एक विधेयक के बारे में। दरअसल जो विधेयक पेश किया गया है, इसको पेश किया है केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। साथ साथ यह जो विधेयक है, यह हमारे देश में निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित है। यह उनके कार्यकाल, उनकी नियुक्ति तथा उनके वेतन और भत्तों के बारे में बताता है। तो देखिए, यह जो विधेयक है पेश क्यों किया गया। दरअसल अभी बीते दिनों हमने यह देखा कि लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही थी कि हमारे देश में जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, नियुक्ति के अंदर कोई पारदर्शिता नहीं है। सरकार किसी व्यक्ति की सिफारिश करती है, सरकार उसको अपॉइंट कर देती है, कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं है, कोई मानक नहीं है, बस आप किसी को भी नियुक्त कर दे रहे हैं। कुछ होना चाहिए। कहीं ना कहीं सब लोग को यह लगता था कि सरकार जो निर्वाचन की व्यवस्था है उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है, रेगुलेट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, एक कॉलेजियम बनाइए और कॉलेजियम के हिसाब से नियुक्ति होगी। तो क्या हुआ कि सरकार ने एक विधेयक तैयार किया और विधेयक तैयार करने के बाद अगस्त के महीने में पेश कर दिया संसद में। लेकिन बहुत सारी आलोचनाएं हुई और सरकार को भी फिर लगा कि ठीक है, गलतियां हैं, सुधारते हैं। तो सरकार ने वह जो विधेयक पेश किया था उसमें ही संशोधन किए और कुछ नए संशोधन करने के बाद दोबारा आज अभी दिन में विधेयक फिर पेश किया है। हालांकि स्थिति नहीं बदली और अभी भी केंद्र सरकार की आलोचना की जा रही है। और आलोचनाओं के रूप में सबसे बड़ा जो प्रश्न आया है वह यह आ रहा है कि केंद्र सरकार चाहती है निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेना, अपनी कठपुतली बना लेना। क्योंकि जिस प्रकार से यह विधेयक है, हालांकि पास तो होगा, सबको पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि दोनों ही सदनों में हमारी जो सरकार है वह पूर्ण बहुमत में है, तो विधेयक तो वह पास करा लेगी। तो इसी वजह से लोग आलोचना कर रहे हैं कि जो प्रावधान आपने इस विधेयक में किए हैं ना, उससे पूरी तरह से निर्वाचन आयोग आपके नियंत्रण में आ जाएगा। फिर कहीं ना कहीं सभी के लिए यही रहेगा कि सरकार निर्वाचन आयोग को रेगुलेट नहीं कर रही, बल्कि हमारे देश में होने वाले चुनावों को रेगुलेट कर रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। हालांकि मामले को आप लोग पूरा समझिए, जाननी है, उसके बाद मुझे अपने व्यूज बताइएगा कि केंद्र सरकार ने जो यह विधेयक पेश किया है यह क्या सही है या फिर इसके अंदर गलतियां हैं और सुधारा जाना चाहिए। जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, आप सभी जानते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार साहब। उसके अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल साहब। ठीक है, तो इसी की व्यवस्था के लिए, इनकी आने वाले समय में नियुक्तियों के लिए ही सारी बातें यह की गई हैं। और एक प्रश्न जो आने वाले प्री एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कुछ इस प्रकार का रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को जानते हो। यदि जानते हो तो कुछ नहीं, बस आंसर कमेंट कर दीजिए, सरल सा काम है। यह पूरा का पूरा जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आपके मेंस के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर आएगा और अगर आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है तो वहां भी बातें पूछी जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विधेयक की। तो देखिए, विधेयक को नाम दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि, विधेयक 2023। अगर यह विधेयक संसद में पास हो जाता है, पास तो होगा, तो देखिए क्या होगा, तो यह एक अधिनियम का स्थान लेगा। वह अधिनियम है चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन अधिनियम 1991। तो 1991 में बनाए गए इस अधिनियम को यह अब पुनः स्थापित कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। अब जो व्यवस्थाएं पहले इसके हिसाब से चलती थी, सारी चुनाव आयोग की व्यवस्था अब इस अधिनियम पे जब ये बन जाएगा तो उसके ऊपर निर्भर करेंगी और उसके अनुसार ही सारी व्यवस्था चलेंगी। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मार्च में उच्चतम न्यायालय ने चीज़ों को क्रिटिसाइज किया था, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए कहा था कि एक कॉलेजियम बनाइए, उसके अकॉर्डिंग ही अब आने वाले समय में हमारे देश में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जाएगा। तो सरकार ने बात मानी, विधेयक तैयार किया। पहले त्रुटियां थी, लेकिन अब जो नया आज विधेयक आया उसको समझते हैं बढ़िया से। तो देखिए, अभी की व्यवस्था हमारी यह कहती है कि केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि कंडीशन जो है वह इतनी ही है, इसके अलावा अभी और कुछ बातें नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नियुक्त हो रहा है वह इस क्षेत्र का पहले ही एक विशेषज्ञ है। जनरली हम लोग देखते हैं कि डीएम एसडीएम साहब जो होते हैं वह अपने जिले के स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं, देखते जानते समझते हैं। तो जब उनको अच्छा खासा अनुभव हो जाता है अपनी सेवा काल में, तो उसके बाद उनमें से ही किसी एक की नियुक्ति की जाती है। अभी तक यही व्यवस्था है और हमारे देश में व्यवस्था यह की गई है, अगर आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे आए हैं, 6 वर्ष तक काम करेंगे या 65 वर्ष की आयु तक काम करेंगे। अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं 6 वर्ष है, लेकिन 62 वर्ष की आयु तक आप काम कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी हमारे देश में है। लेकिन यह नहीं पता कि कौन बनेगा वगैरह वगैरह, तो उसी को लेकर के क्लैरिटी इन्होंने अब इस विधेयक के अंदर की है। ठीक है,
तो नियुक्ति अंततः राष्ट्रपति साहब ही करेंगे, लेकिन अब सरकार के सुझाव पे नहीं करनी है। पहले सरकार के अकॉर्डिंग ही काम चलता था। अब कह रहे हैं कि देखिए हमारे देश में एक चयन समिति हम लोग बनाएंगे। चयन समिति जिस नाम को आगे पास करेगी, राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वह उस व्यक्ति को शपथ दिलाए, पद पर नियुक्ति करे और साथ साथ आगे के काम का संचालन शुरू करवा दे। ठीक है, तो इस चयन समिति में कौन होगा यह बात भी जरूरी है। अभी क्या हुआ था, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 व्यक्ति इसमें होने चाहिए, और जो 3 व्यक्ति होंगे वह 3 व्यक्ति ही निर्णय करेंगे कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन होना चाहिए। लेकिन जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट की थी, यहां पर मामला उलट दिया है सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री को आप शामिल कर लीजिए, नेता प्रतिपक्ष को शामिल कर लीजिए, साथ साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी इसके अंदर शामिल किया जाए। सरकार ने बात सुनी, कहा कि ठीक है विचार करेंगे और विचार करने के बाद हम सारी व्यवस्था को ठीक कर देंगे। एक कॉलेजियम होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए भी। उस व्यवस्था को लागू किया, लेकिन सीजेआई की तरफ से यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट से सुझाव आए, सुप्रीम कोर्ट को ही सरकार ने साइड कर दिया और जो दूसरा व्यक्ति शामिल किया वह बना दिया एक कैबिनेट मंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा ही नियुक्त किया गया एक कैबिनेट मंत्री इस पूरे के पूरे कॉलेजियम में होगा। साथ साथ नेता प्रतिपक्ष को भी स्थान दिया गया है। अब देखिए इसी वजह से तो आलोचना हो रही है इस पूरे विधेयक की। मामला क्या हुआ आप देख रहे, प्रधानमंत्री का ही अपना कैबिनेट मंत्री हो गया। अब प्रधानमंत्री की मर्जी से अलग तो कैबिनेट मंत्री चल ही नहीं सकता। चल सकता है? बताओ जरा, ऐसा कौन सा कैबिनेट मंत्री है जो प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेगा? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। ठीक है, हालांकि नेता प्रतिपक्ष विरोध कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या? ये कहेंगे मैं बेवकूफ हूं जो विरोध करूंगा। कोई फायदा तो वैसे भी नहीं। क्यों? क्योंकि 3 सदस्य, मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए आपको? 2 चाहिए। ठीक है, 2 तो आप ले ही ले रहे हैं, वैसे आपको मिल जा रहा है। तो इसी वजह से ये तीनों सदस्य कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर यह जो चयन समिति बनाई गई है एक और ही झुक गई है। यह झुकाव को यहां पर दर्शा रही है। चलिए, लेकिन जो चयन समिति है सारे काम इसकी अपनी मर्जी से भी नहीं होंगे। दरअसल चयन समिति से पहले भी एक समिति है जिस समिति को खोज समिति यानी कि सर्च कमेटी नाम दिया गया। अब सर्च कमेटी की जिम्मेदारी यह है कि वह 5 नाम ऐसे आपके पास भेजे जिन 5 नामों पर यह चयन समिति विचार करेगी और उसके बाद 5 में से एक नाम भेजेगी राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो देखिए कौन है वह खोज समिति यानी कि कौन कौन सदस्य हैं। इस खोज समिति में जिन सदस्यों को शामिल किया गया है वह है कानून मंत्री जो इसके हेड रहेंगे समिति के अंदर। इसके अलावा 2 वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, यानी कि यह जो समिति है यह भी 3 लोगों से मिलकर के बन रही है। हालांकि जब पिछला विधेयक पेश किया गया था तो उसमें कानून मंत्री इसके अध्यक्ष नहीं थे, इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट सचिव। अभी सरकार ने चेंज कर दिया, सरकार ने इसको भी अपने अंडर ही ले लिया है, यानी कि जो अध्यक्ष होगा कानून मंत्री हो गया। अब मंत्री के अकॉर्डिंग ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी चलती है। तो यहां पर भी आलोचना की जा रही है कि सरकार ने पहले खोज समिति को अपने कंट्रोल में ले लिया क्योंकि कानून मंत्री आ गए, और उसके बाद में जिस तरह से इन्होंने बनाई है चयन समिति वहां भी अपनी ही व्यवस्था कर दी है, यानी कि बहुमत अपनी ही तरफ कर लिया है। तो एक तरह से जो हमारी केंद्र सरकार है वह चाहती है निर्वाचन आयोग को अपने हिसाब से रेगुलेट करना, अपनी कठपुतली बना लेना और आने वाले 2024 के जो चुनाव है उनको प्रभावित करना। यह अभी आलोचना के बिंदु है। ठीक है, तो यह जो समिति है खोज समिति 5 नामों को भेजेगी, चयन समिति उसमें से एक निकालेगी, फिर राष्ट्रपति साहब उसको नियुक्त कर देंगे। इतना मामला क्लियर है। यह बात हो गई कि नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, अब नियुक्ति की शर्तों के बाद में हम लोग समझते हैं इससे जुड़ी हुई बाकी बातें, जैसे कि कौन व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि अब से पहले तो यह निर्धारित ही नहीं था कि कौन व्यक्ति भारत का निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो सकता है। इन्होंने यहां बताया कि देखिए अब आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति जो इस पद को धारण करेगा जरूरी है कि वह व्यक्ति भारत के सचिव पद या उसके समकक्ष किसी पद का अधिकारी हो। यदि आप इन पदों पर नियुक्त होने के लिए योग्यता रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ही आप भारत के निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। यह मामला इन्होंने यहां स्पष्ट किया। साथ साथ इन्होंने यहां पर यह भी बताया कि भारत के जो निर्वाचन आयुक्त रहेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनको जो वेतन भत्ते दिए जाएंगे यह दिया जाएंगे भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें जो वेतन भत्ते मिलते हैं उनके समान ही वेतन भत्ते इनको मिलेंगे। यह यहां पर व्यवस्था इन्होंने कर दी है।
ठीक है। हालांकि पिछला जो बिल था उसमें क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इसको घटा दिया गया था रैंक को। यहां कह रहे थे कि सचिव पद के समान वेतन भत्ते देंगे, जिसको फिर जब क्रिटिसाइज किया गया तो सरकार ने अमेंड कर दिया और वापस से फिक्स किया कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अकॉर्डिंग ही इनको हम वेतन भत्ते और जो इनके अवकाश है या जो सेवा शर्तें हैं वह सब हम निर्धारित करेंगे। इसके साथ साथ ही जो नया विधेयक है उसमें इन्होंने क्लियर किया कि देखिए, अभी तक की व्यवस्था यह थी कि हमारे देश में 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही काम करते थे ये लोग। अभी भी हम इसको यथावत रखते हैं, यही पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स के साथ। जैसे कि एक खास अमेंडमेंट इन्होंने यहां पर यह कर दिया है कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदोन्नत होता है, यानी कि आप पहले निर्वाचन आयुक्त हैं, आपको अब यहां से एक प्रमोशन दिया, प्रमोशन देकर के कहा कि अब आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका निभानी है, तो यहां पर विधेयक में फैसला किया गया है कि देखिए, दोनों ही पदों पर आपका जो कार्यकाल रहेगा वह 6 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि आप चुनाव आयोग के तहत किसी भी पद पे, आयुक्त के पद पे या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे काम करेंगे तो आपको 6 वर्ष से अधिक के समय नहीं दिया जाएगा सेवा करने के लिए। इसके साथ साथ ही यदि आप चाहे पुनर्नियुक्त होना तो आप दोबारा किसी भी पद पर नियुक्त नहीं होंगे। एक बार सेवा काल पूरा हुआ, 6 वर्ष पूरे कर लिए या आप 65 वर्ष तक पहुंच गए, समाप्त। अब दोबारा आप चुनाव आयोग की तरफ मुड़ करके नहीं देखेंगे। लेकिन 6 वर्ष जिस दौरान आप काम करेंगे आपको कार्यकाल की सुरक्षा मिलेगी। हालांकि आपको यदि पद से हटाया जाएगा तो पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूछा जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे कि आपने अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया है, तो ही ऐसी स्थिति में आपको पद से हटाया जाएगा, अदरवाइज पद से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन हटाने के लिए जो प्रक्रिया होगी वह संसद में चलेगी। ठीक है। इसके साथ साथ ही यहां पर एक विशेष अधिकार दिया गया है इनको कार्यकाल की सुरक्षा में कि यदि आप कभी भी अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, जैसे कि चुनाव आयोग का दायित्व क्या है, हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना, कहीं पर भी किसी का भेदभाव नहीं करना, पक्षपात भी नहीं करना, है ना, यही काम दिया गया। तो देखिए, इस दौरान जब आप अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हो तो आपको अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कभी भी किसी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप इससे सुरक्षित हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि अभी आज के समय में हम देखते हैं तो पूरे देश भर में बीजेपी का डोमिनेंस है ना, भारतीय जनता पार्टी अधिक जगह पर उत्तर भारत में चयनित हो रहे हैं। साथ साथ एक खास बात यह भी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की संभावनाएं भी बहुत अधिक लोग व्यक्त कर ही रहे हैं। अब इस दौरान जो भी संभावनाएं आ रही हैं, लेकिन जो बाकी पार्टियों के कैंडिडेट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो दुखी रहते हैं या रुष्ट रहते हैं, जिस दौरान वह कहीं ना कहीं आरोप लगाते हैं कि ईवीएम सही नहीं है, वह आरोप लगाते हैं कि निर्वाचन आयुक्त ने सही व्यवहार नहीं किया या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भेदभाव किया। इस दौरान जब आप अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, इस दौरान आपने किसी का कैंडिडेचर सस्पेंड किया है या कुछ और काम किया है, अब वह व्यक्ति चाहता है कि आपके ऊपर एक मामला चलाए, केस दर्ज करे, न्यायालय में जाकर कहे कि आपने गलत काम किया है। तो इस दौरान ऐसा कोई मामला नहीं चलाया जाएगा जिस दौरान आपने कोई ऐसा व्यवहार किया हो जिस व्यवहार का उद्देश्य सिर्फ निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना हो। ठीक है। तो यह जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यह महत्वपूर्ण बातें हमारे आज के विधेयक की हैं। लेकिन कुछ खास बिंदु, यह सारी बातें अच्छी लगी, ठीक है, आप सुरक्षा दे रहे हैं कार्यकाल वगैरह की, लेकिन जो नियुक्ति संबंधी व्यवस्था है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर अधिक झुकी हुई है। कैबिनेट मंत्री हमें यहाँ पर अधिक दिख रहे हैं जो बताते हैं कि यदि प्रक्रिया ऐसी ही रही तो केंद्र सरकार के अनुरूप सारा काम होगा और जो सरकार रहेगी वह अपने व्यक्तियों के नाम सजेस्ट करेगी, वही लोग नियुक्त होंगे। तो कहीं ना कहीं सब यही कह रहे हैं कि आप चुनाव अपनी तरफ झुकाएंगे। लेकिन इस पूरी की पूरी व्यवस्था पे और इस विधेयक पे आपका क्या कहना है? क्या पैनल में किसी और व्यक्ति को शामिल करना चाहिए इन तीनों के अलावा? ठीक है। या फिर एक खास बात यहां पर यह भी है कि जो हमारी खोज समिति है वह कानून मंत्री ही रेगुलेट करे या कोई और व्यक्ति? इस पे आप लोग अपने सुझाव जरूर देंगे। पूरे विधेयक की क्या खास बातें लगी और वास्तव में आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि क्या विधेयक केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ है और केंद्र सरकार चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बनाना चाहती है? तो ये बात जरूर कमेंट में बताने। साथ साथ कमेंट में यह भी बताना है कि क्या है इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि आप लोगों ने हर एक बात को अच्छे से जाना समझा। अब आप लोग अच्छे से कमेंट दे सकते हैं इसका आंसर। ठीक है। पूरा कंटेंट आपके मेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो यदि आप चाहें तो पॉइंट्स बना सकते हैं, वरना इसकी जो फाइल है आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है। तो अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें थी हम लोग को करनी थी सभी हमने कर ली है। हाँ, वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों को भी जरूर दिखाएं, साथ साथ लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। आपको प्रश्न का आंसर भी चाहिए तो देखिए आंसर आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि आंसर सही रहा होगा। चलिए बाकी बातें अगली वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।